हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 12th क्लास है और हम लोग बेसिकली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, उसी को सॉल्व कर रहे थे। तो कल हमने भारत में मुद्रा का जो निगमन है उसके विषय को हम लोग आपका पढ़ रहे थे। ठीक, इतना हम लोग इसमें देख चुके थे। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सीमांत उपयोग उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, किस प्रकार की है, कैसे है, इन सबको हम लोग देखेंगे और हम इन पर आपका विचार भी आपका करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आपका देख चुके हैं और बात कर रहे हैं। बताइए, यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ लीजिए। नहीं है तो आप ध्यान दीजिए। चलिए, अब बात करेंगे आज हम लोग इसमें आपका जो था सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद का बीच जो अंतर है हम उसको देख चुके हैं। तो स्टॉक और प्रवाह के बीच बेसिकली अंतर स्पष्ट करेंगे। चलिए, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसको किया है? नहीं किया तो करिए, फिर इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 मिनट से 1.5 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ स्टॉक प्रवाह के लिए, फिर नहीं तो मैं आपको इसका आंसर कराऊंगा। हुआ? जल्दी करें। सबसे पहले हाँ इसमें लाइन कर लेते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, स्टॉक और यहाँ लिखते हैं प्रवाह। स्टॉक किसी, स्टॉक का अर्थ लिखिए। स्टॉक का अर्थ किसी एक विशेष बिंदु पर मापी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा को, चर की मात्रा की मात्रा की की चर की मात्रा है। एक का दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इस चेक का कोई समय का परिमाण नहीं है। स्टॉक का समय का कोई परिमाण नहीं है। देखिए, प्रवाह का अर्थ वह आर्थिक चर की वह मात्रा है। कह रहे हैं कि आर्थिक चर की वह मात्रा है जिस किसी समय अवधि के दौरान, जिस किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है।
प्रवाह का समय परिमाप होता है। प्रवाह का समय परिमाप होता है। जैसे प्रति घंटा, प्रतिदिन, जैसे प्रति घंटा, प्रतिदिन, प्रति माह आदि। ठीक है, और आगे लिखिए। स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है। दूसरा लिखिए, उदाहरण दे दीजिए इसमें। पहला उदाहरण देखिए, मुद्रा का परिमाण बी लिखिए, धन सी लिखिए, गोदाम में गेहूं, डी लिखिए, टंकी में रखा पानी। स्टॉक ही तो है ये, ठीक है। और ई लिखिए, 500 रुपए का नोट। पहला लिखिए, प्रवाह एक गंतव्य अवधारणा है। प्रवाह एक अवधारणा है। ऐसी है, गंतव्य अवधारणा है। उदाहरण के लिए, निवेश। डी में लिखिए, उपभोक्ता आय। उपभोक्ता आय, नदी का जल और मौद्रिक व्यय और नदी का जल। तो इस तरह से यह आंसर आपको लिखना था। चलिए, ठीक है, हो गया। ये वाला पेज कॉपी कर लीजिए जल्दी से यार। हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलिए, लास्ट मिनट बस। क्वेश्चन नंबर 25 करिए। स्थिर विनिमय दर तथा तिथि विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? चलिए, 25 नंबर का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन लिखाता हूँ। करिए बेटा, चलिए ध्यान दीजिए। स्थिर विनिमय वह दर है जिसका निर्धारण सरकार
करती है। क्या करती है? सरकार करती है। स्थिर विनिमय दर में कोई सामान्य परिवर्तन नहीं होता। सामान्य परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन केवल एक निश्चित समय तक ही हो सकते हैं। ओब्लिक परिवर्तन एक ही निश्चित समय तक ही हो सकते हैं। तो ये तो हुआ स्थिर का। अगला देखिए, तैरती विनिमय दर। क्या मतलब है? वह दर है जिसका निर्धारण बाजार शक्तियों के आधार पर होता है। दर वह दर है जिसका निर्धारण बाजार शक्ति के आधार पर होता है। अब इसी में ध्यान रखना, इसी में क्या है? विदेशी मांग एवं पूर्ति भी आपका शामिल होगी। क्लियर है? ठीक है, विदेशी मांग एवं पूर्ति क्या होगी? इसमें शामिल होगी। विनिमय दर में परिवर्तन विदेशी विनिमय दर की विदेशी विनिमय दर की बाजार मांग तथा पूर्ति में या पूर्ति के अनुसार होता है। ठीक है, क्या होता है? पूर्ति के अनुसार होता है। याद रहेगा इतना? है तो और भी, विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा भंडार या बाजार के लिए। चलिए एक काम करिए, इतना ही लिखिए, अब विदेशी वाला आप करिए। ठीक है, चलिए बढ़िया, फटाफट हो गया। अब देखिए, भुगतान संतुलन के चालू खाते के घटक बताइए। चलिए करिए, क्या घटक हो सकते हैं? ये करिएगा, जैसी हो जाए इसको बताइए।
और इसे करने के बाद फिर हम देखेंगे पूर्ण रोजगार की अवधारणा को समझिए कि पूर्ण रोजगार की जो अवधारणा है वो बेसिकली क्या है, उसको हमको समझना है कि पूर्ण रोजगार की अवधारणा करें आप जल्दी। बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है बच्चों, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है। क्लियर है? चालू खाते का पूछ रहा है। चलिए, उसके बाद प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का एग्जांपल देके स्पष्ट कीजिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है। कितने बच्चों ने कर लिया बेटा? कितना बच्चों का हुआ? चलिए, फिलहाल तो काफी चीजें हम लोग इसमें देख चुके हैं, समझ भी चुके हैं। तो फिलहाल तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना ही ध्यान रखिएगा इसमें, इन तीनों क्वेश्चन को आप करिए। सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बजट बेसिकली गवर्नमेंट क्यों पेश करती है, इसके बारे में आपको देखना था और बताना कि बजट है क्या बेसिकली। क्लियर है? ये सारी चीजें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क के रूप में घर से करके आने हैं। क्लियर है? आप इनको करिएगा, ट्राई करिएगा, आप लोग लिखिएगा इनको। क्लियर है? याद रहेगा सभी को? कितने बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं? हम लोग घर से करेंगे। जीएससी कलियू खेत, ठीक है। जीएससी कोटद्वार, जीएससी खुड़बड़ा, चलिए ठीक है बेटा, शाबाश। तो आप लोग ट्राई करें। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।